मुझे अभी अभी ये क्रिएटर की पावर मिली थी, पर अगले ही दिन मुझे पता चला कि मुझे लेट स्टेज स्टमक कैंसर है। जिंदा रहने के लिए मैंने अपनी फैमिली और चार्ट को एक सैंडबॉक्स वर्ल्ड में बदल दिया। मैंने एवोल्यूशन और लाइफ प्रोसेसेस को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश की, बस ये उम्मीद थी कि एक ऐसी सिविलाइजेशन बन जाए जो कैंसर का इलाज ढूंढ सके। उस स्क्वायर सैंडबॉक्स में छोटे छोटे लोग एक्सप्लोर करते रहते थे। एक दिन वो लोग ये देखकर डर गए कि उनकी दुनिया ऊपर से गोल और नीचे से स्क्वायर है। वहाँ पहाड़ जितने बड़े टावरिंग बिल्डिंग्स भी थे। जब भी उनकी सिविलाइजेशन मेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलती थी, मैं सब कुछ मिटाकर शुरुआत से स्टार्ट करता था और मैं हर सिविलाइजेशन के हीरो को मुझसे एक सवाल पूछने का मौका देता था। जब भी उन्होंने पूछा कि मुझे इस दुनिया को बनाने में कितना वक्त लगा, मैं उन दिनों के बारे में सोचता जब मैंने सैंडबॉक्स को खोदा और बनाया था। असल में मुझे पूरे 7 दिन लगे थे। तो ऐसी लेजेंड बन गई कि क्रिएटर ने सब कुछ सिर्फ 7 दिन में बनाया और जल्द ही ये कहानी उस जमीन पर फैल गई। मेरी इस सैंडबॉक्स में सिविलाइजेशन बार बार बनी और मिटी, पर कौन सोच सकता था इतनी शानदार सिविलाइजेशन सब एक अकेले स्टीम्ड बन से शुरू हुई होगी। शुरू में मेरे 100 एकड़ के ऑर्चर्ड सैंडबॉक्स में मैंने एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया। मैंने उसमें नमक मिलाया ताकि वो एक समुद्र बन जाए। सेंट्रल ओशन में मैंने बहुत सारे बग स्पोर्स डाल दिए। फिर मैंने सेल डिवीजन को 10,000 गुना फास्ट कर दिया। रियल लाइफ का एक दिन सैंडबॉक्स में 10,000 साल के बराबर था। फिर भी 5वें दिन तक जाकर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लैंकटन में इवॉल्व होना शुरू हुए। देखते ही देखते सेंट्रल ओशन क्लाउडी हो गया, तो मैंने जल्दी से स्पोर्स के साइज को कंट्रोल करने के लिए कुछ जेनेटिक लिमिट्स लगा दी। मैं उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज में इवॉल्व नहीं होने दे सकता था। छठे दिन की दोपहर को 5 दिन के सिंगल सेल प्लेओजोनिक ओशन के बाद आखिरकार पानी में मल्टी सेलुलर लाइफ आ ही गई। कुछ ही मिनट्स में ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही हो। स्पीशीज सेकंड में पैदा होती और मर जाती, फिर अगली जनरेशन पैदा होती, पर सनसेट तक जैसा मैंने सोचा था सैंडबॉक्स वर्ल्ड की पहली मास एक्सटिंक्शन हो गई। 12 घंटे की रात का मतलब इस दुनिया में 5000 साल बिना सनलाइट के थे। ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट सूख गए और डूब गए। अंधेरे आसमान के नीचे कुछ नहीं बचा। मेरा सैंडबॉक्स बहुत छोटा था और बायोडाइवर्सिटी बहुत कम थी, इसीलिए नई स्पीसीज इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाई। पर मेरे ओशन में सुपर अडेप्टिव रिकम्बाइनेंट सिंगल सेल लाइफ थी। मूनलाइट आने के आधे घंटे बाद डेड प्लांट से ढकी सरफेस पर एक हल्की ब्लू ग्लो दिखी। ये पत्तों की शेप के चिट्ठियों जितने बड़े ब्लू प्लांट्स थे। हैरानी की बात यह थी कि बिना सनलाइट के इन प्लांट्स ने अपना फोटोसिंथेसिस चांद की रोशनी की तरफ मोड़ लिया। मैं दंग रह गया। मैंने इस प्लांट का नाम ब्लू सिल्वर ग्रास रखा। पहली मास एक्सटिंक्शन सरवाइव करने के बाद ये प्लांट सेकंड्स में तेजी से इवॉल्व होने लगे। ब्लू सिल्वर ग्रास ने अंधेरे को बहुत तेजी से अडेप्ट कर लिया और लोटस के पत्तों की तरह पानी पर फैल गया। मेरे बैकयार्ड से मूनलाइट को एब्जॉर्ब करते हुए एक और घंटा बीता और ये हजारों जनरेशन से गुजर चुका था। अलग अलग ब्रांचेस फॉर्म करने लगा। 2 सब स्पीशीज भी इवॉल्व हो गई। एक ग्रुप ब्लू सिल्वर ग्रास का मूनलाइट एब्जॉर्ब करता रहा और इसमें और एफिशिएंट हो गया, जबकि दूसरा कार्निवोरस बन गया जो एक हल्की ग्लो से पास तैरते हुए दूसरे ब्लू सिल्वर ग्रास को अट्रैक्ट करके खा जाता था। ये देखकर मैं लाइफ की इस टफनेस पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। इस अकेले एक्वेटिक प्लांट ने लंबी रात के नीचे ओशन में अपना खुद का इकोसिस्टम बना लिया था। अचानक मुझे एक आइडिया आया। मैंने फैसला किया कि मैं इस सब को लिख लूं। तो मैंने जल्दी से एक ब्लैक नोटबुक ली, जेनेसिस का पहला पेज खोला और लिखा एंडलेस डार्कनेस। जमीन और आसमान में अचानक बदलाव, सनसेट और मूनराइज। दुनिया 5000 के गहरे अंधेरे में डूब गई। 99% मरीन लाइफ खत्म हो गई। इस डार्क ओशन में सिर्फ ब्लू ग्रीन ग्रास बची और ब्लू सिल्वर ग्रास एक नए एरा का रूलर बन गई। अपने अब लाइफ से भरे पॉन्ड को देखते हुए मैंने चुपचाप उम्मीद की कि अगला सी एनिमल्स आएंगे। मेरे बग सेल्स ओशन में क्या इवॉल्व होंगे। मैं सारी रात जाग कर सुबह का वेट करता रहा, पर जब आखिरकार 7वां दिन आया तो रात में फलने फूलने वाले सारे ब्लू सिल्वर ग्रास तेजी से मुरझा गए। उन्हें हल्की मूनलाइट की आदत थी और अब वो ऐसे डूब गई जैसे जल गए हो। एक ही पल में ब्लू सिल्वर ग्रास को मास एक्सटिंक्शन झेलना पड़ा। दोपहर तक डेड प्लांट्स के बीच एक और ब्लू टिंट धीरे धीरे जिंदा हो गया। ये एक 5 पॉइंटेड स्टार की शेप का ब्लू सिल्वर ग्रास था। ये म्यूटेट हो चुका था। ये इस एक्सटेंशन से बच निकलने में कामयाब रहा ताकि स्ट्रॉन्ग सनलाइट को अडेप्ट कर सके। ये जनरेशंस तक इवॉल्व होने लगा और कुछ ही मिनट्स बाद ये ब्लू सिल्वर ग्रास मर गया। अनगिनत नई जनरेशन को जन्म दिया
और धीरे धीरे ब्लू से ब्लैक और ब्लू स्टार शेप्ड ग्रास के समुद्र में बदल गया। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैंने इसका नाम पर्पल सन ग्रास रखा। अपनी ब्लैक नोटबुक के दूसरे पेज को पलटते हुए मैंने आगे लिखा, द लाइट सेज एरा, अचानक बदलाव, मून सेट, सन रोज, 5000 साल की कड़कती धूप। डार्क सेज एरा के रूलर्स ब्लू सिल्वर ग्रास ज्यादातर एक्सटेंट हो गए, जबकि वीकर पर्पल सन ग्रास तेजी से ऊपर आए। इस एज के नए रूलर्स बन गए। 7वें दिन रात हुई और पर्पल सन ग्रास ओशन में आराम से थ्राइव कर रही थी। 5000 साल के डे एंड नाइट साइकिल को झेल सकती थी। इसी बीच सारे वाटर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस ने ओशन के ऑक्सीजन लेवल को बहुत बढ़ा दिया। तो अब सी एनिमल्स के आने के लिए कंडीशंस बिल्कुल सही थी। जल्द ही सिंगल सेल्ड ओशन क्रीचर्स इवॉल्व होना शुरू हुए और सबसे पहले कुछ ब्लैक बीटल लाइक एनिमल्स दिखे। उसके साथ ही एवोल्यूशन की हिस्ट्री में ओशन एनिमल्स की एंट्री हो गई। आखिरकार एनिमल्स को आते देख मैंने राहत की सांस ली और स्माइल किया। पूरी रात जागने के बाद अपनी थकी हुई बॉडी के साथ मैं वापस अपने रूम में गया और सो गया। जब मैं उठा, सैंडबॉक्स का 8वां दिन चल रहा था। मैंने देखा कि कुछ सी एनिमल्स क्राउडेड ओशन में लड़ने से खुश नहीं थे, तो वो बंजर कोस्ट के किनारे रहने वाले एम्फीबियंस में इवॉल्व हो गए। तो मैंने जल्दी से इसे नेक्स्ट लाइट सेज पेज पर रिकॉर्ड किया। द थर्ड एरा, द बर्थ ऑफ एनिमल्स इन द न्यू बॉर्न एज। पहले ओशन एनिमल्स, स्पीसीज के फलने फूलने का एक एज, जहां इनवर्टिब्रेट्स ने अपने आर्मर्ड माइंड्स के साथ रूल किया। उस एरा की डोमिनेंट स्पीसीज बन गए, पर उन्होंने ज्यादा देर रूल नहीं किया। वर्टिब्रेट्स आए, अपनी एजिलिटी का यूज करके उन्होंने कंट्रोल ले लिया, न्यू बॉर्न एज को रूल किया। वो समुद्र से बाहर निकले एक लंबी डायनेस्टी पे राज करने के लिए। ये लिखने के बाद मैंने चुपचाप अपनी ब्लैक नोटबुक बंद करी। हालांकि बंस लैंड क्रीचर्स में इवॉल्व होने वाले थे, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इंटेलिजेंट लाइफ को इवॉल्व होने में कितना वक्त लगेगा। कोई नहीं कह सकता था कि और कितना टाइम लगेगा। तो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया। मैंने अपना थोड़ा सा खून डालने का सोचा, पर वो बहुत रिस्की लगा। संभल कर मैंने पहले दूसरे डीएनए के साथ टेस्ट करने का फैसला किया। मैं एक कॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर जू चला गया। मैंने एक गोरिल्ला का ब्लड सैंपल खरीदा। जब मैं ऑर्चिड वापस गया तो पूरा 100 एकड़ का मिनिएचर सैंडबॉक्स पहले ही एक छोटा इकोसिस्टम बन चुका था। पहाड़ और नदियां हरियाली से भरी हुई थी। प्लेन्स में हर तरह के अजीब पेड़ थे। नदियों में जानवर तैर रहे थे। मैं इस बड़े 100 एकड़ के टेस्ट फील्ड में घुसा। मैंने आखिरकार एक बीटल शेप्ड क्रिएचर को चुना और उन्हें सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एक फ्रेश टेस्ट प्लॉट में रख दिया। मैंने टाइम को एक्सेलरेट करने के लिए स्टार ब्लड इंजेक्ट किया। जो भी ब्लड रिजेक्शन सरवाइव नहीं कर पाए वो मर गए। सिर्फ 2 दिन में करोड़ों बीटल्स मर गए। बचने वालों में से मैंने एक छोटा सा बैच चुना जिसमें ब्लड फ्यूजन सबसे ज्यादा था और उनका नाम चोंग्स रखा। चोंग्स दिखने में इंसानों से बहुत मिलते जुलते थे, पर इंसानों से अलग। उनकी पीठ पर एक राउंड ब्लैक आर्मर उगता था, ब्लैक जेड चोंग्स। इसे पूरे 2 दिन लगे, जिसका मतलब 100 एकड़ सैंडबॉक्स के लिए 20,000 साल बीत चुके थे। कुछ पावरफुल स्पीसीज सामने आई। पेड़ बादलों को छूने लगे। बहुत सारी जाइंट स्पीसीज पैदा हुई। इसका मतलब सैंडबॉक्स एक टेरिफाइंग जुरासिक एरा में एंटर कर चुका था। जिन सबसे बड़े जानवरों के सर पर ब्लैक डिस्क थी, वो मेरी सेट की हुई साइज लिमिट तक पहुंच गए थे, करीब एक बिल्ली के साइज के। मैंने अपने डेवलप किए हुए चोंग ट्राइब को सैंडबॉक्स के साउथ साइड में एक हरे भरे कैनियन में छोड़ दिया। मैं देखना चाहता था कि इस एरा में चोंग्स कैसे सरवाइव करेंगे। तो मैंने टाइम फ्लो को 1 day = 100 years सेट कर दिया। अगली सुबह जल्दी मैं सीधा उन बग्स को चेक करने सैंडबॉक्स के पास भागा। मुझे हैरानी हुई कि उनके पास पहले से ही प्रिमिटिव क्लैंस थे और वो एक साथ रहते थे और एक बेसिक लैंग्वेज भी डेवलप कर ली थी। पर मुझे जिस बात की फिक्र थी वो ये थी कि वो बहुत वीक थे। आज के जानवरों के सामने उनके 20,000 साल पुराने एंशिएंट जीन्स कुछ भी नहीं थे। मैं बस खड़ा होकर देख नहीं सकता था कि जिन चोंग्स को मैंने इतनी मेहनत से बड़ा किया वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो मैंने उन्हें सिविलाइजेशन का स्पार्क देने का फैसला किया। मैंने अपनी कॉलेज की छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन एक मिनिएचर पाइन बॉन्साई ऑर्डर किया और एक अल्ट्रा फाइन एलॉय ग्रेट स्वॉर्ड बनाई जो एक सुई से बस थोड़ी सी मोटी थी। दोनों ही बहुत परफेक्शन से बनाए गए थे। जब तक वो आए 1.5 दिन निकल चुका था, जिसका मतलब चोंग्स के लिए 150 साल। अब सैंडबॉक्स में चोंग ट्राइब लगभग खत्म हो चुकी थी, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। फिर भी मुझे थोड़ी खुशी महसूस हुई। इस एज में 150 साल बिना खत्म हुए निकाल लेने का मतलब था कि उनमें पोटेंशियल था। तो मैंने टाइम वापस नॉर्मल सेट कर दिया और सैंडबॉक्स में एंटर किया। चोंग ट्राइब अब बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ लाशें थी। भागो, हम यहाँ छुप नहीं सकते, डार्क क्लॉ आ रहा है।
कुछ मेल चोंग्स ने बोला। औरतों और बच्चों को भागने को कहा, जबकि उन्होंने बड़े बीस्ट क्लब्स घुमाए और आगे कुछ डार्क बीस्ट की तरफ चार्ज किया, जिन बीस्ट को डार्क क्लॉज कहा जाता था। हमें जिंदा रहना होगा। औरतें और छोटे चोंग्स भाग गए। उनके चेहरों पर निराशा थी। वो भागने के आदी हो चुके थे, पर जो मेल्स आगे चार्ज कर रहे थे वो पहले ही डार्क क्लॉक का खाना बन चुके थे। खून हर तरफ बिखरा था। मैंने ये सीन दूर से देखा और थोड़ी सिंपैथी फील की। इस प्रिमिटिव ट्राइब में इतने सारे मर गए। जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, भागने वालों को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। उस एंशिएंट वाइल्ड जंगल में अनगिनत जानवर पैनिक में आ गए। जानवरों के झुंड भागने लगे। पहाड़ और नदियां फ्लैट हो गई। कुछ स्ट्रॉन्ग क्रीचर्स को तो रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला और वो ऊपर से कुचले जाकर मर गए। मैं जल्दी से भागते हुए चोंग सोल्जर्स तक पहुंचा और उनकी बॉडीज खा रहे डार्क क्लॉज के ऊपर पैर रख दिया और उन्हें आसानी से कुचल दिया। चोंग्स मुझे देखकर हैरान थे। वो पीछे मुड़े और उन्होंने देखा उस टावरिंग बीइंग को बादलों तक पहुंचते हुए, जैसे कोई एंशिएंट जायंट आसमान को चीर रहा हो। वो चिल्लाए और वहीं गिर पड़े। मैं उनकी भाषा समझ सकता था, पर मुझे उनके शौक की परवाह नहीं थी। आखिरकार उनके लिए मैं क्रिएटर था। अनगिनत भागते हुए चोंग्स गिर गए, पर जब सब चिल्ला रहे थे, एक छोटे चोंग ने जिद में आसमान की तरफ देखा और मुझ पर चिल्लाया, क्या तुम एक और जायंट बीस्ट हो जो हमें खाने आए हो? तुमने मेरे मॉम डैड को मार दिया। हम इतने वीक क्यों हैं? मैं उस छोटे बच्चे की हिम्मत पर हैरान था। तो मुझे एक आइडिया आया। तो मैं तुम्हें चुनता हूँ। मैंने आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस छोटे चोंग को अपनी हथेली पर उठा लिया। उसी वक्त उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। जायंट की हथेली एक कॉन्टिनेंट की तरह एंडलेस लग रही थी और वो मेरी हथेली की एक लकीर से बड़ा नहीं था। उसने ऊपर देखा। जायंट की आंखें कड़कती धूप की तरह चमक रही थी। सैंडबॉक्स में मैंने अपना चेहरा सारे क्रिएचर से छुपा लिया था ताकि उन्हें सिर्फ मेरा एक धुंधला चमकता हुआ चेहरा दिखे। मैंने उस छोटे चोंग को एक हाथ में पकड़ा। मेरी आंखें शांत थी। गिलगमिश, क्या तुम इस सब को बदलना चाहते हो? वो छोटा चोंग अचानक कांपा और मेरी हथेली पर चिल्लाया, क्या हम इस दुनिया में सच में बात कर सकते हैं? सच में एक बोलने वाला जायंट है। तुमने मुझे गिलगमिश क्यों बुलाया? उसे अपने हाथ में पकड़े हुए मैं उसे अपनी आंखों के पास लाया और शांति से जवाब दिया, नाम विजडम की पहचान होती है। मेरी हथेली पर खड़ा गिलगमिश अचानक एक्साइटेड हो गया। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम दोनों के पास इंटेलिजेंस है। तुम हमें बचाते क्यों नहीं? तुम इतने स्ट्रांग हो, इतने ग्रेट हो। ट्राइब को नहीं पता था कि मैं असल में क्या हूँ। उन्हें लगा मैं एक स्मार्ट बीस्ट हूँ और मेरा उन्हें एक्सप्लेन करने का कोई इरादा नहीं था। गिलगमिश को हथेली पर पकड़े हुए मैं पहाड़ों और नदियों के ऊपर से चला, चलते हुए पेड़ों और जानवरों को कुचलता गया। मैंने उस छोटे चोंग को अपनी हथेली से नीचे देखने को कहा। मेरी आवाज बूम करती हुई आसमान में गूंजी, देखो, इस दुनिया का हर एक क्रीचर बराबर है। तुम भी किसी दूसरे प्लांट या एनिमल की तरह हो। मैं सिर्फ तुम्हें क्यों बचाऊं? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है? गिलगमिश के पास कोई शब्द नहीं थे। फिर वो डिस्पेयर में चिल्लाने लगा, तो फिर हमसे बात करने का क्या फायदा? कोई तुम्हें नहीं बचाएगा। किसी से उम्मीद मत रखो कि वो आकर बचाएगा। सिर्फ तुम अपने आप को बचा सकते हो। पर मैं तुम्हें सिविलाइजेशन के टूल दे सकता हूँ ताकि तुम खुद को बचाओ। गिलगमिश मेरी हथेली पर खड़ा था, डर और नर्वसनेस से नीचे देख रहा था। बादलों से देखने का ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। इस जाइगेंटिक जमीन और पहाड़ों को देखना, नदियां और घाटियां उसकी आंखों के नीचे घूम रही थी। अनगिनत जानवर जायंट के पैरों के नीचे भागते और गुर्राते थे। एक ऐसा मंजर जो सच में एपिक और ओवरवेलमिंग था। ऊपर से क्या शानदार और फैंटास्टिकल व्यू है। ऐसी टेरिफाइंग पर एडमायरेबल पावर होना। वो कांपते हुए बोलने लगा, सिविलाइजेशन क्या है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस नई रेस को सिविलाइजेशन कैसे एक्सप्लेन करूं। तो मैंने थोड़ी देर सोचा और अपना जवाब दिया, सिविलाइजेशन एक स्पार्क है। इसकी नॉलेज और ऑर्डर और खुद को बचाने के लिए विजडम से आने वाली ताकत, स्ट्रेंथ, ग्रेट पावर। इस चीज को सुनकर गिलगमिश जैसे ख्यालों में खो गया। मैंने उसे अपने कंधे पर बिठाया और कैनियन वापस चल दिया। फिर मैंने अपने बैकपैक से वो टाइनी सिल्वर पाइन जो ऑनलाइन खरीदा था उसे निकाला और मिट्टी में लगा दिया। ये सिर्फ एक 60 सेंटीमीटर का सिल्वर पाइन था, पर इस मिनिएचर जमीन के लिए ये एक एंडलेस डिवाइन ट्री था जो बादलों को छू रहा था। ऊपर से देखने पर धुंध घूम रही थी और जाइगेंटिक घुमावदार कैनोपी दूर तक फैली थी। अगर तुम्हें सिविलाइजेशन की पावर चाहिए तो मुझे अपनी करेज दिखाओ। इस डिवाइन ट्री पर चढ़ो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक ट्रायल है, विजडम और ब्रेवरी का ट्रायल। बोलते हुए मैंने एक कस्टम जाइंट मेटल स्वॉर्ड और कैरोसिन में भीगी हुई एक माचिस पेड़ के बेस पर टांग दी। फिर सोचकर मैंने टॉप पर टर्माइट जीन्स वाला एक कैप्सूल रख दिया। ये पहले के एक्सपेरिमेंट से आया था, चोंग युआन रेस बनाने का एक बायो प्रोडक्ट।
मेरी बूम करती आवाज आसमान में फिर गूंजी। ये सिविलाइजेशन के 3 खजाने हैं। पहला, द स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट। ये सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने का वेपन है। जमीन पर फैली वाइल्ड ब्रीड्स के खिलाफ जो स्पीसीज पावर के लिए टूल्स यूज करती हैं, उन्हें इंटेलिजेंट बीइंग्स कहा जाता है। दूसरा, टॉर्च। अपनी भटकती लपटों के साथ ये आग को मास्टर करने का ब्रिज है। आग को मास्टर करना ही सिविलाइजेशन की शुरुआत है। तीसरा, द ब्लड ऑफ पावर। सिर्फ सबसे बहादुर वॉरियर्स ही इसे झेल सकते हैं। ब्लड ऑफ पावर के बैप्टिज्म से बचो और तुम्हें ऐसी ताकत मिलेगी जिसका कोई मुकाबला नहीं। फेल हुए तो मारे जाओगे। अगर तुम अपने लोगों की किस्मत बदलना चाहते हो तो मशाल बुझने से पहले डिवाइन ट्री पर चढ़ो, सिविलाइजेशन के 3 खजाने हासिल करो। उसके बाद मैंने आराम से उस यंग चोंग युआन को जमीन पर रख दिया। फिर जब वो आश्चर्य से देखने लगा, मैं पहाड़ों के ऊपर से चलकर निकल गया। जैसे ही मैं ऑर्चर्ड के बाहर निकला, मैंने तुरंत सैंडबॉक्स का फ्लो 100 टाइम बढ़ा दिया। तो वो छोटी माचिस जो सिर्फ कुछ सेकंड्स जल सकती थी, सैंडबॉक्स के क्रिएचर्स के लिए दिनों तक जलती। उसके बाद मैंने अपने टेलीस्कोप का यूज किया और डिवाइन ट्री के नीचे का सीन क्लियरली देखा। यंग गिलगमिश ने डिटर्मिनेशन के साथ पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरे लिए उसके मूवमेंट बस एक ब्लड थे। वो कुछ सेकंड्स में अनगिनत बार गिरा, फिर वापस चढ़ता रहा। 10 सेकंड्स या उसके आसपास वो आखिरकार ट्री टॉप पर पहुंच गया। पर असल में सैंडबॉक्स में गिलगमिश के लिए उसे याद नहीं था कि वो कब से चढ़ रहा था या कितनी बार फेल हुआ। डिवाइन ट्री के टॉप पर हरे भरे क्राउन पर खड़े होकर गिलगमिश ने तलवार ऊपर उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कह रहा हो, फिर जल्दी से वापस एक ब्लर बन गया और पेड़ से नीचे उतर गया। मैं क्यूरियस था तो मैंने अपनी क्रिएटिव पावर का यूज करके ट्री टॉप का सीन रिप्ले किया। गिलगमिश को पेड़ पर जीत हासिल करते देख स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को अपने सर के ऊपर उठाते हुए उसने नीचे के क्रिएचर्स और सीनरी को देखा। उसकी पीठ का ब्लैक आर्मर चमक रहा था। उसका डिटरमाइंड चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा था और इक्वल विजडम थी। एक दिन हम उस वाइज जाइंट बीस्ट की तरह बनेंगे। हर क्लैंसमैन डिवाइन पावर से भरा होगा, अनगिनत बीस्ट को डरा कर भगाने के काबिल। मैं अपने लोगों को टॉप पर ले जाऊंगा और इस जमीन पर सिविलाइजेशन का स्पार्क फैलाऊंगा। एंशिएंट डिवाइन ट्री के टॉप पर ये पल हमेशा के लिए अमर हो गया। लाखों साल बाद इस जमीन पर एक वक्त में फ्लोरिशिंग पर फ्लीटिंग एंशिएंट यनली डायनेस्टी हुआ करती थी। लोगों ने आर्कियोलॉजी के थ्रू पुराने महान राजाओं द्वारा लिखी गई यनली हिस्ट्री की एपिक डिस्कवर की। ये सबसे पुराना रिकॉर्ड यनली जेनेसिस क्रॉनिकल बताती है। वो वाइज बेहमत 10,000 फुट लंबा था। उसका चेहरा डिवाइन था, पहाड़ों और जमीन को कुचलता हुआ। उसने विजडम की डिवाइन ट्री का ट्रायल दिया, सिविलाइजेशन के 3 खजाने लाया और यंग हीरो किंग गिलगमिश से मिला। जब मैं अगली सुबह उठा तो ऑर्चर्ड सैंडबॉक्स वर्ल्ड में 100 साल बीत चुके थे। चोंग युआन के लिए, जिनकी एवरेज लाइफ 40 या 50 साल की होती थी, 2 जनरेशंस जा चुकी थी, 2 जनरेशंस हो चुकी थी। मैं 2 जनरेशंस के बाद देखने के लिए एक्साइटेड था। क्या तब का वो यंग चोंग युआन, क्या गिलगमिश बूढ़ा होकर मर चुका था? जवाब था नहीं। क्या गिलगमिश बुढ़ापे से मर गया था? नहीं। उसने मुझे बहुत हैरान किया। मेरे जाने के बाद के 10 सालों में गिलगमिश ने भागते हुए अपने लोगों को लीड किया। दुनिया की ऐसी लाजवाब चीजों से वो दंग थे। आग खाना पका सकती थी, रात में मॉन्स्टर्स को दूर रख सकती थी और ठंडी रातों में गर्मी दे सकती थी। कोई शक नहीं कि वाइज जाइंट बीस्ट ने कहा था, आग सिविलाइजेशन की शुरुआत का मार्क है। वो स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट इस आदि मानव जमीन का सबसे इनविंसिबल वेपन था। उस शार्प ब्लेड के साथ गिलगमिश ने अनगिनत वाइल्ड बीस्ट को मारा, अपने लोगों को जिंदा रखा और आखिरकार उन्हें पलट कर वार करने की पावर दी। दूसरे डेकेड में दूसरा गिलगमिश अपनी जवानी से आगे निकल चुका था। 30s में आकर वो स्ट्रॉन्ग और लंबा हो गया, अपनी काइंड का सबसे ग्रेट हंटर, जिसे उसकी ट्राइब ने हीरो किंग नाम दिया। उसने जमीन को जलाकर उपजाऊ बनाने के लिए आग का भी यूज किया और प्रिमिटिव फार्मिंग शुरू की। वो एरोगेंट, प्राउड और ओवरबियरिंग था। दुनिया उसके आसपास घूमती थी। वाइज जाइंट बीस्ट ने उसे तीनों ट्रेजर्स सौंपे थे। उसे क्लीनली पता था कि सिविलाइजेशन, हिस्ट्री और नॉलेज को पास ऑन करने का नाम है, तो उसने ब्रेवली अपनी रेस की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के तरीके बनाए, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इन्वेंट की, नई भाषा बनाई। उसे लगता था कि वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड बनाने वाला पहला वाइज बीइंग है, तो उसने सिविलाइजेशन क्रिएट करने की अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड की, सब कुछ लिखा और खुद की तारीफ की और बेशर्मी से इसका नाम जेनेसिस रख दिया। उसका रूल टायरेनिकल, डिस्पोटिक और एब्सोल्यूट था, फिर भी वो डीपली कैरिज्मेटिक था। ट्राइब में उसकी 131 बीवियां थी जिन्होंने उसके बच्चों को जन्म दिया। उसके ज्यादातर बच्चे स्ट्रॉन्ग और काबिल थे। उसकी साइज और विजडम उन्हें मिली थी।
पर चोंग युआन एवरेज 3 या 4 बच्चे पैदा करते या 30 से 40 साल जीते थे। इस पॉइंट पर गिलगमिश पहले ही अपने 30s में था। तब की बात अलग थी जब वो ब्लेड ऑफ जजमेंट चलाता था, एक बोल्ड और फियरलेस हीरो किंग। अब वो अपनी आखिरी सालों में पहुंच चुका था। लकड़ी के बने एक ट्री हाउस के अंदर फायरप्लेस में आग धड़क रही थी। गिलगमिश डार्क क्लॉ से बुनी एक बड़ी चेयर पर शांति से बैठा था, आग को घूरते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था। ये सिविलाइजेशन की आग मुझे ग्रेट बीस्ट ऑफ विजडम ने दी थी। ये इतनी खूबसूरत और भड़कती हुई है जैसे उछलते हुए लाल पेटल्स। गिलगमिश का विशाल टावरिंग फिगर अब बूढ़ा हो चुका था। उसने अपना सर घुमाया, दीवार पर टंगे बहुत सारे इनर्मस बीस्ट स्कल्स को देखते हुए। ये इन जमीनों के ग्रेट बीस्ट की हड्डियां थी। उसने सच में एक ग्लोरियस लाइफ जी थी, रेडिएंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपनी जवानी के सपने पूरे किए थे। वो इस बात से भी कॉन्टेंट था कि अगला चीफ चुना जा चुका था, उसका बेटा अर्टोरिया, बिल्कुल उसी की तरह काबिल, पूरी ट्राइब को ग्लोरी की तरफ लीड करने के काबिल। गिलगमिश क्लियरली फील कर सकता था उसकी लाइफ अपने एंड के करीब थी। मौत सभी लिविंग थिंग्स के लिए तय है। उसने लगभग अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी। फिर उसने चुपचाप सालों पुराना थ्रेड ऑफ पावर निकाला। अंदर फाइनली कोई फिक्र करने की बात नहीं थी। तब वाइस बीस्ट ने कहा था, सिर्फ सबसे ब्रेव वॉरियर ही इस तीसरे खजाने को ले सकता है। क्या मैं सच में दुनिया का सबसे ब्रेव वॉरियर हूँ? चलो पता लगाते हैं। एक हीरो अपने आखिरी सालों में, उसकी धुंधली आंखें थोड़ी खुली और बेहोशी में उसकी ग्लोरी डेज की यादें फ्लैश हुई। अचानक उसकी आंखें तेजी से खुली। उस ट्रांस में उसे अ लाइफ टाइम ऑफ ग्लोरी याद आई। अचानक वो रोने लगा। उसने चुपचाप खुद को छेद दिया और अपने आर्म के घाव में ब्लड ऑफ पावर डाल दिया। अनबेरेबल पेन उसकी बॉडी में दौड़ रहा था। गिलगमिश जमीन पर गिर गया, तड़पने लगा। ये एजिंग हीरो अनगिनत बैटल सरवाइव कर चुका था, पर ऐसे दर्द में सांस लेने के लिए कभी स्ट्रगल नहीं किया था। पर आखिरकार वो मौत से बच गया। किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके लंबे बाल अब ओरिजिनल कलर के नहीं रहे थे और पूरे सिल्वर वाइट हो चुके थे। उसका चेहरा गॉड जैसा परफेक्ट और यंग लग रहा था। ये क्या पावर है? ट्री हाउस के अंदर एक टावरिंग सिल्वर बालों वाला यंग आदमी खुद से बड़बड़ाया, ब्लड की 2 ट्यूब्स के साथ। क्या गजब की ताकत है। अब गिलगमिश क्लियरली फील कर सकता था कि उसके अंदर एक एंडलेस पावर बह रही है। उसी वक्त ट्राइब में वापस गिलगमिश का बेटा अर्टोरिया एक ऊंची जगह पर खड़ा था, स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट अपने सर के ऊपर उठाए हुए, एज अ चीफ अपना सक्सेशन अनाउंस कर रहा था। अर्टोरिया वाइस और स्ट्रॉन्ग था। अपने रूथलेस और एरोगेंट बाप के कंपैरिजन में एबिलिटी और वर्च्यू से गिफ्टेड था। वो एक क्वालिफाइड काइंड चीफ की तरह था। गिलगमिश ये भी समझता था वो बुढ़ापे में अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार था, पर अब चीजें अलग थी। अर्टोरिया बहुत काइंड था, सब उसे प्यार करते थे। उसने अपने बाप को काफी रिस्पेक्ट दी। उसका कभी अपने बाप की पोजीशन छीनने का इरादा नहीं था, पर गिलगमिश कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना चाहता था। मैं वापस आ गया हूँ, मैं अभी भी चीफ हूँ। उस दिन खून बहा, यानी ट्राइब में चीखें गूंजी। हीरो किंग गिलगमिश ने अपने बेटे को मारकर गद्दी वापस ली। उसने दूसरी जिंदगी जी। गिलगमिश की दूसरी लाइफ के पहले डेकेड में उसने लोगों को पत्थर से घर बनाना सिखाया। चोंग युआन क्लैन फॉर्मली बिना ब्लड ऑफ पावर यूज किए टूल्स से 20 से लड़ने के एज में एंटर हुआ। गिलगमिश को टर्माइट लाइक मेमोरी मिल गई थी। एक सेंचुरी पुराने जाइंट पेड़ को आसानी से उखाड़ सकता था और उसमें पहाड़ हिलाने की ताकत थी। उसने जाइंट बीस्ट को रेजिस्ट करने के लिए लोगों को लीड किया। 13 साल की वॉर के बाद उसने इस लैंड के सबसे टेरिफाइंग बीइंग को चैलेंज किया, जो अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था, बीस्ट किंग फेनबा। 100 मीटर्स लंबा फेनबा इस कॉन्टिनेंट के बीस्ट का डोमिनेंट किंग था। वही क्रीचर्स जो मेरी सैंडबॉक्स की अपर साइज लिमिट तक इवॉल्व हुआ था। गिलगमिश 3 दिन और रातों तक फेनबा से लड़ा। जमीन फट गई, घाटियां घिर गई, अनगिनत जाइंट बीस्ट जंगल से भाग गए। उस दिन गिलगमिश खून से लथपथ था। एक हाथ में स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट पकड़ी थी, दूसरे हाथ से फेनबा की मैसिव लाश को घसीट कर घर ला रहा था। अपने एक हाथ की ताकत से वो पहाड़ जितने बड़े बीस्ट की बॉडी घसीट सकता था। सभी ट्राइब्स के लोग प्राउड थे, पूरी तरह दंग थे और उसके लिए गाना लिखे, उसकी ताकत के गुणगान गाए। वो अब तक का सबसे माइटी हीरो किंग था।
मैं एक नेशन बनाऊंगा। जब वो लौटा उसने अपने लोगों की तरफ देखा और अचानक डिक्लेयर किया। ट्राइब एक्साइटमेंट से भर गई, लोग खुशी से रो पड़े। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस महान हीरो किंग की लीडरशिप में उनके दुख के दिन खत्म हो गए थे। अब सैवेज बीस्ट का डर नहीं था। सिविलाइजेशन का एक नया एरा शुरू हो चुका था। हिस्ट्री जीतने वाले लिखते हैं, गिलगमिश ने अपने बेटे के खिलाफ अपनी क्रूएलिटी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ जेनेसिस स्क्रोल्स में अपने महान कामों की तारीफ की और यनली डायनेस्टी के क्रॉनिकल्स में फ्लेम एम्परर के एरा में रिकॉर्ड्स कहते हैं कि गिलगमिश ने ब्लड ऑफ पावर लिया और लेजेंडरी बीस्ट फेनबा को मारा, जाइंट बोल्डर्स हटाए और पहली सिटी स्टेट लिशर सिटी बनाई। जैसे जैसे टाइम बीता, पूरे लैंड को कॉन्करर ना कर पाने की वजह से गिलगमिश ने सिविलाइजेशन बिल्ड करने पर फोकस किया। उसने बिना थके काम किया। वो पहले जैसा कैरिज्मेटिक था, पर अब पहले से ज्यादा रूथलेस हो गया था। उसने करेंसी इन्वेंट की, लैंग्वेज परफेक्ट की, सिटीज बनाई, पर लोगों को स्टेटस के हिसाब से बड़ी बेरहमी से रैंक भी किया। उसने नेशन के रिसोर्सेस वेस्ट किए, बहुत से वॉरियर्स को दुनिया का एज एक्सप्लोर करने भेजा। वो लोगों का ग्रेट हीरो किंग था, पर एक पूरा टायरेंट भी था। यानी डायनेस्टी का ईयर 87। गिलगमिश अब 127 साल का था। लिशर किंग सिटी पहुंच गया। मिलियंस में टेरिफाइंग पॉपुलेशन, अनगिनत गुलामों का यहाँ ट्रेड होता था। एक ग्लैडिएटर अरीना भी बनवाया गया। नोबल्स उस स्पिक स्पेक्टिकल को एंजॉय करते। पुरानी ट्राइब्स के लोग कब के मर चुके थे, सदियां बीत चुकी थी। उनके बच्चे और पोतों को अब अपने एंसेस्टर्स का हार्डशिप याद नहीं था। वो कंफर्ट में धीरे धीरे डिके हो गए, पर ओल्ड यनली किंग अभी भी स्ट्रॉन्ग था। लिशर किंग के हॉल के अंधेरे में एक लंबा हैंडसम आदमी सफेद हड्डियों के थ्रोन के सामने शांति से खड़ा था। उसके ठीक बगल में लेजेंडरी स्वॉर्ड ऑफ ट्वाइलाइट, यानली के महान राजा, सिटी स्टेट लॉर्ड गिलगमिश। हमने सारी जमीन एक्सप्लोर कर ली है। पैलेस ऑफिशियल हैनमिंग थोड़ा झुका, पूरे जोश के साथ बोलते हुए। इस लैंड का हर एक इंच। हानमिंग फिर झुका, एक्साइटेड होकर, पिछले सालों का सब कुछ डिटेल में बताते हुए। हमारी दुनिया कैसी है? हानमिंग आगे घूरता रहा। उसकी तेज नजरें जैसे पैलेस के एक सीलिंग से आसमान को देख सकती थी। एक बार जब वो एक्सप्लोरर्स हर डायरेक्शन से निकले, डेकेड्स तक ट्रैवल करते रहे, कई मर गए और कभी वापस नहीं आए। आखिरकार आज हमें दुनिया का असली शेप पता चल गया। हानमिंग ने ड्रामेटिकली जेस्चर किया। हमारी दुनिया ऊपर से एक डोम है और नीचे से स्क्वायर। आसमान एक हाई एंडलेस आर्क है, जमीन एक परफेक्ट स्क्वायर है, सेंटर में एक वास्ट ओशन है जिसके आसपास पहाड़ और नदियां हैं। इस विशाल जमीन पर सबसे फास्ट बीस्ट पर भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने पर दुनिया के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे। गिलगमिश थ्रोन पर चुपचाप बैठा रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। जी माय लॉर्ड। हानमिंग उठा और चला गया, फिर अचानक रुका, पीछे मुड़कर अपने किंग को एडमिरेशन से देखने लगा। इस महान हीरो किंग ने उन्हें केव से बाहर निकाला, ट्राइब बनाई, फार्मिंग से टूल्स की एज तक ले गया और फिर सिटी स्टेट एरा तक। उसने सबसे फियरसम बीस्ट किंग 100 मीटर्स के फेनबा को मारा और एक के बाद एक सिविलाइजेशन को गाइड किया। 30 साल से भी ज्यादा पहले हानमिंग बस एक जवान वॉन्डरर था जिसे किंग ने पैलेस बुलाया और सिटी स्टेट का मैप्स बनाने का ऑर्डर दिया। और 30 साल बाद वो अपना टास्क पूरा करके लिशर किंग सिटी वापस आया। अब वो कोई जवान नहीं था, बल्कि एक कांपता हुआ बूढ़ा जिसकी आंखें धुंधली थी और वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। पर योर मैजेस्टी अभी भी बिल्कुल पहले जैसे हैं। बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं है। वो गिलगमिश की तरफ पलटा और कहने लगा, आप सच में महान राजा हैं। हानमिंग की बॉडी कांप रही थी, उसकी आंखें डिवोशन से जल रही थी। अब 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं एंड किसी को नहीं पता कि गिलगमिश कितना स्ट्रॉन्ग है। शायद फ्यूचर में किसी दिन ये इमॉर्टल, कभी ना मरने वाला राजा यनलिंग लोगों को सिविलाइजेशन के नए एज में ले जाएगा। हमारी दुनिया, गोल आसमान, चौकोरी जमीन। जब पैलेस आखिरकार खाली हो गया, गिलगमिश को वो बातें याद आई। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने बगल में रखी ह्यूज स्वॉर्ड को हल्के से छुआ, उस साथी की तरह जो हमेशा से उसके साथ रहा था। मैंने टॉर्च की पावर को मास्टर कर लिया है और मैं ब्लड ऑफ पावर को पूरी तरह समझता हूँ, पर स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन दुनिया छान मारी पर ये कभी नहीं मिली। ये आखिर बनी कैसे थी? गिलगमिश सच में हैरान लग रहा था। वो स्वॉर्ड ब्लेड छोटा है, ये कैसा मटेरियल है? ये किस जाइंट बीस्ट की हड्डियां हैं? या शायद
किसी और एज का कोई खोया हुआ क्राफ्ट। अफसोस, ये दुनिया अभी भी रियल दुनिया नहीं है। मैंने सैंडबॉक्स में कभी कोई ओर्स नहीं छुपाए थे, तो सिविलाइजेशन यहाँ हमेशा के लिए स्टोन एज में ही फंसी हुई है। दुनिया को लेकर उनकी समझ में उन्हें कभी मेटल का शब्द नहीं पता चलेगा। इस दुनिया के लिए ये चमकती, कभी ना टूटने वाली चीज मिस्टीरियस और वन ऑफ अ काइंड थी। उन्होंने दुनिया के एंड तक सर्च किया, पर उस वाइज ग्रेट बीस्ट को फिर कभी नहीं ढूंढ पाए जो सालों पहले आया था। इतना पावरफुल और यूनिक उन्होंने दुनिया के किनारों तक ढूंढ लिया, फिर भी उस वाइज एंशिएंट बीस्ट का कभी पता नहीं लगा। वो वाइज बीस्ट आखिर रहता कहाँ था? बीस्ट सिविलाइजेशन हमारी इमेजिनेशन से परे है। ये स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन जो मुझे गिफ्ट की गई थी सच में एक खजाना है, पर इस तलवार ने जिसने पूरी सिविलाइजेशन बनाई वो एक वार्निंग भी लगती है। ये पावर जिसे सिविलाइजेशन कहते हैं, मैं इसका बस एक हिस्सा समझता हूँ, बाकी सब अननोन है। जैसे इस स्वॉर्ड के बनने का सीक्रेट, ये मुझे डर का एहसास दिलाती है। स्वॉर्ड ऑफ सेपरेशन मेरे ऊपर एक ब्लेड की तरह लटकती है। ये मेरे सर के ठीक ऊपर लटक रही है, किसी भी सेकंड गिर सकती है और मेरी जान ले सकती है। सिविलाइजेशन की ये पावर वाकई में आपको सपना दिखाती है। गिलगामेश अपने थ्रोन पर ऐसे बैठा था जैसे सदियों से सो रहा कोई शेर। उसकी आंखें दूर कहीं देख रही थी। अचानक उसे 100 साल से भी पहले का वक्त याद आया। वहाँ वो विशाल टावरिंग फिगर था, पहाड़ों जितना लंबा, एक सुपर जाइंट, शाइनिंग ऑरा से ढका हुआ, बॉर्न सेक्रेट, अपने बड़े हाथों से उसे पकड़े हुए जब वो छूता था, सारी जमीन के ऊपर से देखते हुए और उसे सिविलाइजेशन के 3 खजाने सिखाते हुए, वो उसे कभी नहीं भूलेगा। ये उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, जैसे कल की ही बात हो। पर अफसोस, मेरी जिंदगी फिर खत्म हो रही है। पावर ऑफ स्टडी करना अब मेरे लिए बेकार है। मैं तीसरी लाइफ जीना चाहता हूँ। ग्रेट वाइज बीस्ट, मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहता हूँ। पर अफसोस, उस वक्त मैं अपने नेबर की छोटी बहन के साथ गप्पे मार रहा था और खाना खा रहा था। मैंने गिलगामेश की प्रेयर नहीं सुनी। अगर मैं सुन भी लेता तो उसको जवाब नहीं देता। जो भी जिंदगियां ओल्ड एज की वजह से खत्म होती हैं, उनका वक्त तय होता है, कोई हमेशा के लिए नहीं जीता। गिलगामेश पहले ही असली लाइफ जी चुका था, जिसकी मुझे भी जलन होती है। जिंदगी भर की ग्लोरी, हर किसी ने उसे रिस्पेक्ट की नजर से देखा। अब उसके पास रिग्रेट करने के लिए बचा ही क्या था? पर मैंने फिर भी जिंदा रहने के लिए गिलगामेश की चाहत को अंडर एस्टिमेट किया। एक बार मरने का दौर और रिबर्थ झेलने के बाद उसे मौत से पूरी तरह डर लगता है। ये हीरोइक किंग एक और लाइफ चाहता था, कैपिटल से दूर। ईयर 102, गिलगामेश 142 ईयर्स का। ये लेजेंडरी किंग पहले ही किसी नॉर्मल ह्यूमन की 3 जिंदगियां जी चुका था, पर उसके चेहरे पर बुढ़ापा आने लगा था। वो शॉक था। उसके गुस्से ने पूरे देश को हिला दिया। उसने सबको ऑर्डर दिया कि वाइस बीस्ट को ढूंढना शुरू करें और हर तरह के टैलेंटेड लोगों को पोशंस बनाने और डार्क मैजिक रिसर्च करने के लिए बुलाया। एक टाइम के लिए जंगलों में बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट का शिकार किया गया। उनके सारे पार्ट्स एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किए गए। द डार्क क्लॉ, जो कभी हर जगह होता था, लगभग खत्म कर दिया गया। हिस्ट्री इस टाइम को एरा ऑफ टायरेंट स्टेट्स कहती है। 13 साल बाद एक कोर्ट सॉर्सरर ने लंबी उम्र का एक पोशन बनाया। उसने काम किया और गिलगामेश और ज्यादा जिया, पर जल्द ही वो उसके लिए रेजिस्टेंट बन गया। इसे कुछ बार यूज करने के बाद इसने काम करना बंद कर दिया। गिलगामेश फिर से मौत की तरफ खिसकने लगा। मौत सभी क्रिएचर्स के लिए आती है, यहाँ तक कि सबसे बड़े हीरोज भी इस एंड से नहीं बच सकते। ईयर 145, 30 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। गिलगामेश ने महसूस किया कि उसकी लाइफ तेजी से खत्म हो रही है। बूढ़ा पर स्ट्रॉन्ग किंग अपने थ्रोन पर शांति से बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बड़बड़ाया, मेरी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है, मैं अभी नहीं मरना चाहता। 3 दिन की खामोशी के बाद उसने आखिरकार अपनी बूढ़ी आंखें खोली और दुनिया से रिटायर होने का फैसला किया। उसने अगले किंग को चुनना शुरू किया। उस न्यूज ने पूरे एम्पायर को हिला दिया। महान राजा मर रहा है। इमॉर्टल हीरो गिलगामेश अपने अंत तक पहुंच रहा है। पर किसी ने पहले रिएक्ट नहीं किया। पिछली बार जब गिलगामेश बूढ़ा हुआ था, उसने पावर अपने भरोसेमंद बेटे अटोरिया को सौंप दी थी। उसे अगला लीडर बना दिया था, पर अपनी दूसरी लाइफ जीने के बाद गिलगामेश ने खुद उसे मार डाला था। हर कोई अगला अटोरिया बनने से डरता था, पर गिलगामेश वाकई में सबसे स्मार्ट किंग था।
उसने सीधा ऑर्डर दिया कि अगले हीयर को ब्लड ऑफ पावर मिलेगा, वो मेरी तरह ही स्ट्रांग होगा और उसे मुझसे डरने की जरूरत नहीं होगी। प्लस उसे आर्मी लीड करने और दूसरा सिटी बनाने का राइट मिलेगा, पावर का टूल रिसीव करेगा और उसे पूरा करने की परमिशन होगी। जैसे ही ये न्यूज आई पूरा देश शॉक था। मर्चेंट्स, स्लेव्स, कॉमनर्स, नॉबल्स, क्राफ्ट्समैन सब पैलेस की तरफ भागे। पर आखिर में ट्रायल्स के बाद भी ज्यादातर ब्लड ऑफ पावर को रिजेक्ट करने की वजह से मर गए। सिर्फ फॉरेस्ट वॉरियर लिकोडू और नोमैड कमांडर रैंडल ही एक्चुअली ब्लड लेने के बाद सरवाइव कर पाए। वो जिंदा रहे और दोनों ने एक सिटी स्टेट बनाई। अब ब्लड ऑफ पावर्स वाले 2 ईयर्स होने की वजह से वो एक साथ रूल करने वाले थे, मरते हुए गिलगमेश की जगह लेने वाले थे। वो अगली यैनले सिविलाइजेशन को लीड करेंगे। सिविलाइजेशन गिलगमेश के साथ शुरू हुई थी पर वो उसके साथ खत्म नहीं हो सकती। यानी डायनेस्टी का ईयर 175। 3 किंग्स ने एक साथ रूल किया। उन्होंने एम्पायर को एक मानकर चलाया। यानले सिटी स्टेट अपने ऑल टाइम हाई पर था। अचानक गिलगमेश को सच में मौत का एहसास हुआ। उसने अपने फाइनल स्ट्रगल शुरू किया। उसने सभी क्राफ्ट्समैन को बुलाया और मार्टर किंग हॉल से भी ज्यादा शानदार एक टेम्पल बनवाया, द वाइज पीस टेम्पल। इस विशाल पत्थर के मंदिर में एक जाइंट गॉड का टावरिंग स्टैचू खड़ा था, शाइनिंग और एंडलेस। जाइंट ने एक हाथ से यंग हीरो किंग गिलगमेश को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें नरमी से चमक रही थी। पूरी जमीन पर नीचे देखते हुए उसमें से एक इनक्रेडिबल डिवाइन आभा निकल रही थी। उस दिन गिलगमेश ने अपने मिनिस्टर्स को लीड किया। उसने अपने मिलियंस लोगों को लीड किया। पूरे देश ने वाइस बीस्ट की पूजा की, ये उम्मीद करते हुए कि ग्रेट मास्टर ऑफ विजडम उनकी सिंसियरिटी को महसूस कर सके। काश वो मरने से पहले एक बार वाइस बीस्ट को देख सके। गिलगमेश का बूढ़ा चेहरा अचानक आंसुओं से भर गया। लगभग 100 साल बाद अब गिलगमेश मौत के करीब है। उसने अपने सारे मिनिस्टर्स को टेम्पल में पूजा करने के लिए इकट्ठा किया, एक दूसरी मीटिंग की भीख मांगते हुए। द ग्रेट वाइस बीस्ट, मैं सच में तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ। इस हीरो किंग की सच्ची दुआ बस तुम्हें एक और बार देखने की है, जिसने उसे सिविलाइजेशन के वो 3 लेजेंडरी ट्रेजर्स दिए थे। मिस्टीरियस वाइज बीस्ट। ये सब इतना ग्रैंड और ओवरवेलमिंग था। मैं नेबर की लड़की के साथ वॉक पर था, तब अचानक मुझे क्रिएटर से एक मैसेज मिला। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, पर फिर भी अपने इस पुराने दोस्त से एक बार फिर मिलने का फैसला किया और चोंग युआन क्लैन को रोकने का वक्त आ गया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सैंडबॉक्स का टाइम फास्ट करने के बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने अनगिनत इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इतनी सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। ये सब सिर्फ गिलगमेश के इमॉर्टैलिटी के सपने के लिए हुआ। मैंने सैंडबॉक्स का टाइम वापस नॉर्मल किया और बोल्डनेस के साथ उस दुनिया में कदम रखा। सैंडबॉक्स के क्रिएचर्स के लिए जमीन थोड़ा हिलने लगी। पहाड़ और नदियां, यहाँ तक कि समुद्र भी हिले हुए से लगे। पेड़ कुचले गए, घाटियों में बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखे और जंगल में अनगिनत जानवर अपनी जान बचाकर भागे। धीरे धीरे पूरी मार्टर सिटी भी हिलने लगी। क्या शहर गिरने वाला है? उस वक्त गिलगमेश उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करने में अपने लोगों को लीड कर रहा था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। इस हीरोइक ओल्ड किंग के थके हुए चेहरे पर पहली बार बच्चों जैसी खुशी आई। 200 साल बाद वो ग्रेट वाइस लॉर्ड जिसे मैंने बचपन में देखा था, वो वाइस बीस्ट जिसने मुझे सिविलाइजेशन के 3 गिफ्ट्स दिए, आखिरकार वापस आ गया। मैंने मिलियंस लोगों की उस जाइंट सिटी को देखा। थोड़ा हैरान था। सच कहूँ तो मेरे लिए वो बस एक बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी थी, पर उन छोटे चोंग युआन्स के लिए वो बहुत बड़ी और शानदार थी। मैंने सजे हुए श्राइन्स और टेम्पल्स पर नीचे देखा। उस बड़ी पत्थर की मूर्ति के नीचे सिल्वर बालों वाला बूढ़ा हीरो किंग अपनी तलवार पकड़े मेरी तरफ घूर रहा था और उसकी आंखों से कॉन्टिन्यूसली आंसू बह रहे थे। मैंने आंसू भरे चेहरे वाले इस बूढ़े आदमी को नीचे देखा और इमोशनल फील किया। बरसों पहले वो यंग चोंग युआन जिसे मैंने कभी अपने हाथों में पकड़ा था, उस बड़े पेड़ की चोटी पर खड़ा होकर आसमान की तरफ तलवार उठाकर चिल्लाया था। वो अब बूढ़ा हो चुका था, लाइफ के एंड तक पहुंच रहा था, फिर भी उसकी जवानी का फाइटिंग स्पिरिट लगता था जैसे कल की ही बात हो। गिलगमेश, इन सालों में तुम कैसे रहे? मैंने सॉफ्टली पूछा। मेरी आवाज दूर बादलों को चीरते हुए और नीचे की उस बिजी मार्टर सिटी पर आकर गिरी।
गिलगमिश ने सपोर्ट के लिए अपनी हॉली स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा। उसकी पूरी बॉडी कांप उठी। मैं ठीक हूँ। उसका गला सूखा और रेस्पी था। जब उसने आसमान की तरफ देखा, उसके सामने वो टावरिंग जाइंट जिसे पहले भी देखा था, आज भी उतना ही ब्रेथ टेकिंग था। ये विशाल क्रीचर सीधा बादलों के ऊपर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसने खुद आसमान को होल्ड कर रखा हो। एक चौंधियाने वाली रोशनी उसके चेहरे पर हॉली रेडियंस के साथ बादलों से छन कर आ रही थी। उसकी शान को प्रॉपरली देखा भी नहीं जा सकता था। जाइंट ने पूरे शहर को नीचे देखा। इतना ताकतवर, सीरियस और डिवाइन, इस सब को लफ्जों में नहीं बताया जा सकता। वाह, ये सच में एग्जिस्ट करता है। शहर में 10 मिलियन से ज्यादा लोग, चाहे अमीर मर्चेंट्स फैंसी कपड़ों में हो या गुलाम फटे पुराने कपड़ों में, सबने अपना काम छोड़ दिया, अपने घरों से बाहर आ गए और आसमान को छूते उस जायंट को देखने लगे। यही वो लेजेंडरी वाइस बीस्ट है जिसने हमें सिविलाइजेशन दी। ये सच में 10,000 फुट से लंबा एक जायंट है। क्या शानदार लाइफ फॉर्म है। सूरज, चांद और सितारों जैसा ग्रैंड। हर कोई दंग था। उनका दिमाग सुन पड़ गया। हैरानी, डर और आश्चर्य का मिक्स अनगिनत इमोशंस के साथ उठे। सब प्योर एडमायरेशन में बदल गए। गिलगमिश ने अपने मिनिस्टर्स के चेहरों पर यही चीज नोटिस की और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे याद आया पहली बार जब उसने वाइस बीस्ट को देखा था। उसने बिल्कुल वही ऑफ फील किया था। कुछ देर खामोशी के बाद गिलगमिश ने अपनी आंखों में चाहत लिए ऊपर देखा। वाइस बीस्ट, जो लेगेसी तुमने मुझे 100 साल से पहले दी थी, मैंने आसमान में ऊंचाई पर उसे पूरा कर दिया है। मुझे लगा जैसे मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। जायंट की आवाज बादलों से आई, नीचे सब तक पहुँचती हुई। तुम्हारे अचीवमेंट्स फ्लेम एम्परर की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किए जाएंगे। जेनेसिस की बुक में तुम यंगलिंग सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के पहले ग्रेट हीरो किंग हो गए। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे लिए गाना गाएंगी। गिलगमिश, मरने के बाद सदियों तक की ग्लोरी एपिक स्टोरीज में जिंदा रहेगी। मुझे वो नहीं चाहिए। गिलगमिश एक्साइटेड हो गया। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी तरह हमेशा जिंदा रहना चाहता हूँ। गिलगमिश ने ऊपर टावरिंग जायंट की तरफ देखा जिसमें पूरी लॉन्गिंग थी। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, कोई भी कीमत चुकाने को। प्लीज मुझे इमॉर्टैलिटी का राज दे दो। ये सुनकर मैं शांत रहा। इस वक्त इस किंग के पास इस दुनिया में लगभग सब कुछ था। इज्जत, पावर, पैसा, यहाँ तक कि खुद पूरी दुनिया भी। और वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं खुद भी इमॉर्टल होना चाहता हूँ। मैं भी टर्मिनली इल हूँ, मौत की कगार पर खड़ा। मैं गिलगमिश की एपिक लाइफ का एंड कर रहा हूँ। वो हीरोइक लाइफ एक लेजेंड की तरह थी। गिलगमिश, तुम बहुत लालच कर रहे हो। इमॉर्टैलिटी का खजाना मेरे पास नहीं है। मैंने इस बूढ़े होते हुए किंग को शांति से देखा। पैदा होना, बूढ़ा होना, बीमारी और मौत नेचर के लॉ हैं। मैं इन्हें नहीं बदल सकता। जिंदगी के आखिरी पलों में हर कोई बस जिंदा रहना चाहता है। स्टेटस और टाइटल्स उस टाइम मैटर नहीं करते। अनगिनत सिविलाइजेशंस की बाउंड्रीज मिट जाती हैं, चाहे किंग हो या कॉमनर। सिविलाइजेशन की सारी मेजर्स सरपास हो चुकी हैं, चाहे वो एम्परर्स हो या आंट्स। आखिर में कोई मौत और टीके से नहीं बच सकता। मैंने गिलगमिश को देर तक देखा, फिर मैंने इमोशंस के साथ उस किंगडम पर नीचे नजर डाली। नहीं, ये पॉसिबल है, गिलगमिश ने हॉर्सली जवाब दिया, आसमान में बादलों से ढके डिवाइन फेस को घूरते हुए। नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम कर सकते हो। तुम पूरी तरह कैपेबल हो। उसकी गेज मुझे छेड़ रही थी। एक टावरिंग माउंटेन जैसे मैजेस्टिक, उसकी बिल्ड एक बोल्डर जैसी स्ट्रॉन्ग। 200 साल से ज्यादा बीत चुके थे। ताकत का खून पीने के बाद भी वो बूढ़ा हो गया था, पर टाइम ने कभी इस ग्रेट जाइंट पर अपना निशान नहीं छोड़ा। उसके लिए टाइम कल जैसा लगता है। उसकी आंखों में वाइज बीस्ट इमॉर्टल है। क्या इनक्रेडिबल पावर है, कितनी जलन पैदा करने वाली लॉन्गेविटी। गिलगमिश के होठ कांपे। उसने अचानक अपना सर पीछे किया और दहाड़ा, तो तुम इसीलिए आए क्योंकि मैंने तुम्हें बुलाया था मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। एक मामूली तरस खाने वाली जिंदगी, डर और कांपते हुए मरना। गिलगमिश, मैं यहाँ तुम्हें विदा करने आया हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकता और तुम्हें सिविलाइजेशन के आगे बढ़ने की दूसरी वार्निंग देने आया हूँ। मैंने एक सांस ली और आगे बोला, तुम्हारी सिविलाइजेशन बहुत ब्रूटल है। तुमने दूसरी लाइफ को खत्म कर दिया है, जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जाइंट बीस्ट को स्लॉटर कर दिया। तुमने कॉन्टिनेंट को कुचल दिया है। सच्ची सिविलाइजेशन सैवेज नहीं होती, ना ही वो बार्बरिक होती है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये मारना बंद करो, स्लॉटर रोको। हालांकि गिलगमिश बूढ़ा था, पर वो अभी भी स्ट्रॉन्ग था। वो अचानक खड़ा हो गया। उसकी बॉडी कांप रही थी।
उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और ज्यादा फियर्स हो रही थी। ये सफेद बालों वाला एल्डर अचानक और ज्यादा जोश में आ गया। उसने अचानक एक कदम आगे बढ़ा। मरना कभी नहीं रुक सकता, मेरे कदम भी नहीं रुकेंगे। क्या तुम्हें पता है, इन सालों में जो सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस तुमने मुझे दी थी वो मेरे सर पर लटकती रही, मुझे बहुत बड़ी पावर दी पर साथ ही अनमैच्ड टेरर भी। पर आज मैं उस ब्लेड को खुद नीचे गिराऊंगा। कहाँ है माइक्रोन? जेनेसिस रिकॉर्ड करने वाला हिस्टोरियन गिलगमिश के इशारों पर आगे आया। हमारी सिविलाइजेशन के इस मोमेंट को रिकॉर्ड करो, इसे लाल इंक से लिखो। कोर्ट ऑफ हिस्टोरियन दुख में रो पड़ा। उसने चुपचाप एक गूज फेदर पेन उठाया और एक ग्रे बीस्ट हाइड पार्चमेंट खोला। प्लीज योर मैजेस्टी, बोलिए। ह्यूमैनिटी की नेचर के साथ स्ट्रगल, करेज और जीत की कहानी है। मेरे जेनेसिस लिखवाने का पर्पस ये है कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हिस्ट्री छोड़ी जाए। हिस्ट्री आज मेरे साहस को रिकॉर्ड करे ताकि आने वाली जनरेशन्स को पता चले कि उनके एंसेस्टर्स ने नेचर के खिलाफ लड़ना शुरू किया। गिलगमिश ने एक डीप रैस्पी सांस ली। उसकी बूढ़ी बॉडी तलवार पर झुकी हुई थी। उसने एक धीमी हंसी हंसी, फिर वो जोर से बोला, यानी डायनेस्टी का ईयर 175। सबसे बड़े बीस्ट फेनबा को मारने के बाद हीरो किंग गिलगमिश, जिसने एक सदी से ज्यादा रूल किया, फिर से ग्राउंड में उतरा, अपनी नेशन की पूरी पावर का यूज करते हुए इस लॉफी वाइस बीस्ट को बाहर बुलाने के लिए, ताकि उसे अपनी तलवार से मार सके। मैं शांति से ये सब देख रहा था, कॉम्प्लेक्स और हैरान फील कर रहा था। सब अपनी आंखों से देख रहा था। मेरा दिल मिक्स्ड फीलिंग्स और शॉक से भरा था। पिछली बार बेटे का मर्डर किया था, इस बार वो एक गॉड पे अटैक कर रहा है। पर मैं जल्द ही शांत हो गया, एक अलग पर्सपेक्टिव से। ये एक्शन पागलपन लगता है पर असल में एक्सपेक्टेड था। अपनी पिछली नियर डेथ के बाद इस हीरो किंग ने वापस आकर अपने ही प्यारे बेटे को अपने हाथों से मार दिया था। जब मौत ने दूसरी बार डराया तो उसने मेरी तरफ अपना रुख किया, जिसने उसे सिविलाइजेशन के 3 खजाने दिए थे और अपनी तलवार निकाली। शायद शुरुआत से ही मुझे पता होना चाहिए था। जब मैंने उन कांपते हुए फॉलोवर्स में से उस एक बहादुर लड़के को चुना था, वो जिसने एक टावरिंग जायंट पर चिल्लाने की हिम्मत की थी। उसका मतलब क्या था? उसने अपनी लाइफ में कभी डर नहीं देखा था। ये नेचुरल है कि वो अब मुझ पर अपनी तलवार निकालेगा, ये उसका नेचर ही ऐसा है। मैंने कामली कहा, गिलगमिश, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अपने इस पागलपन को रोक। ये बार्बरिज्म है, सिविलाइजेशन नहीं। तुम्हारा अगला कदम तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मौत से ज्यादा भारी कुछ नहीं है। गिलगमिश ने धीरे से अपनी लाल आंखें खोली, जैसे वो फिर से जवान हो गया हो, अपने यूथ के उस रेयर वाइल्ड पैशन के साथ। जैसे पहले मैंने मौत का सामना किया और फेनबा को मारा, आज मैं इस वाइज बीस्ट को मारूंगा, उसकी सिविलाइजेशन चुराऊंगा और उसकी पावर ले लूंगा। सच्ची मॉर्टैलिटी को खुद देखूंगा। मैं अपने लोगों को लीड करूंगा भगवानों से भिड़ने के लिए। गिलगमिश गुस्से में गुर्राया। ये सिविलाइजेशन का पहला क्लैश है, एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वर्सेस एक अकेला वाइज बीस्ट। भले ही तुमने कभी हमारी सिविलाइजेशन को गाइड किया हो, पर अब तुम हमारे रास्ते में खड़े हो। उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड ऊपर उठाई। तेज हवा ने उसके सिल्वर बालों को हर तरफ उड़ा दिया। एक वाइल्ड एरोगेंस से भरा हुआ किंग और दूर बजती हुई ये घंटी एक वॉर का संकेत दे रही थी। ऑलराइट गाइस, आई थिंक इस स्टोरी को मैं यहीं पर एंड करूंगा। तो अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना एंड मैं इसका पार्ट 2 तुम सबके लिए बना दूंगा। एनीवेज, दिस वॉज इट। दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।